तो मैं तुमसे एक सच बोलूँगा, 12 साल पहले जब मैंने पहली बार मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा था ना, तो मुझे लगता था कि मैं ऑलरेडी सब जानता हूँ। डिग्री थी हाथ में, IIM अहमदाबाद की, नॉट बैड राइट? बुक्स भी पढ़ी थी, नोट्स बनाए थे, काफ़ी ज्ञान भी लिया। और फिर पहला बिजनेस डूब गया, मेरी पहली जॉब कैटेगरी मैनेजर की, पहला प्रोजेक्ट भी डूब गया। पर जब सेकंड ईयर में मैंने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया था ना, तब मुझे पहली बार समझ आया कि गेम कैसे खेला जाता है। 12 साल, काउंटलेस फेलियर्स, कुछ जीत भी मिली जो बहुत मेहनत के बाद आई, बहुत सारा पैसा भी वेस्ट किया, बहुत सारी रातों में नींद भी खोई। ये किसी बुक की समरी नहीं है, किसी कोर्स का टीजर नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इन 12 सालों में एक चीज़ कंसिस्टेंटली नोटिस की है, लोग मार्केटिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। फनल्स, फ्रेमवर्क्स, एक्रोनिम्स, जार्गन्स, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, ग्रोथ हैकिंग, ब्रांड इक्विटी, बहुत सारे टर्म्स एंड वर्ड्स, पर रिजल्ट एकदम थोड़े से। और इस सब के बीच में जो फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में काम करते हैं, वो हम भूल जाते हैं। वो चीज़ें जो मैंने बार बार ट्राई करके फेल होकर फिर दोबारा ट्राई करके अपने पेन और पैशन से सीखी है ना, वो सब मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिन्हें मैं अपनी लाइफ के कोर लेसन्स कहता हूँ। हर लेसन के साथ एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगा, एक रियल एग्जाम्पल और एक एक्शन जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो काफ़ी पहले किसी ने मुझे बता दी होती तो मेरे साल भी और मेरे काफ़ी पैसे भी बच जाते। तो अगर तुम अपना करियर शुरू कर रहे हो या फिर ग्रोथ रुक गई है या कुछ मिस कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नोट्स रेडी कर लो, शुरू करते हैं फिर। लेसन नंबर 1, गलत मार्केट में सही प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है। इवन द राइट प्रोडक्ट फेल्स इन द रॉन्ग मार्केट। और ये वो लेसन है जिससे मैंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट किए। मैंने अपने मिडिल करियर के फेज़ में मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हेल्थ केयर स्पेस में था। वो प्रोडक्ट जनरली अच्छा था, मैं आज भी ये मानता हूँ। पैकेजिंग भी सॉलिड थी, प्राइस भी रीजनेबल था, मैंने पूरी रिसर्च भी की थी, कंटेंट प्लान भी बनाया था, एड्स भी प्लान करी, फिर भी सेल्स नहीं आई। महीनों और सालों तक स्ट्रगल किया, एड्स चलाए, बजट भी खर्च हो गया, कंटेंट बनाया, सेल्स टीम भी हायर कर ली, पर कन्वर्जेंस नहीं आई। परफॉर्मेंस कैंपेन्स भी चलाए, पर कुछ नहीं। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, काफ़ी कंफ्यूज भी। और उस समय मैं सोच रहा था कि यार शायद मेरी मार्केटिंग ही वीक है। फिर सीनियर्स से बात हुई, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछा, या प्रिंस तेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? क्या उन्हें एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम फील होती है जिसको तू सॉल्व कर रहा है? उसी टाइम रियलाइज़ हुआ मैंने ये तो चेक ही नहीं किया है। फिर थोड़ी प्राइमरी रिसर्च करी मैंने, पोटेंशियल कस्टमर से बात करी। फिर मुझे पता चला कि मैं एक ऐसी ऑडियंस के पास जा रहा था जिससे मेरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है। हमारी सेल्स टीम को उन्हें कन्विंस करना पड़ता था कि प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है। मतलब मैं एक अप हिल बैटल लड़ रहा था, एक ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट पुश कर रहा था जो चाहती ही नहीं थी मेरा प्रोडक्ट। और यही मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, मार्केट सिलेक्शन इज एवरीथिंग। एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट गलत मार्केट में डूब जाएगा, और एक एवरेज प्रोडक्ट सही मार्केट में बेस्ट सेलर बन सकता है। इंडिया में सोचो, जब डिलीवरी ऐप्स आए, लोगों के अंदर कन्वीनियंस का डिज़ायर पहले से ही था। घर पे बैठ के रेस्टोरेंट्स, क्वालिटी फूड किसे नहीं चाहिए? वेट करना कौन पसंद करता है? ये लेटेंट डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। उन्हें मार्केट वही डिज़ायर को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया और $1 बिलियन कंपनीज आ गई। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत मार्केट की थी और उन्हीं लोगों को सर्व किया उन्होंने। तो आपको क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल में? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी मार्केट पहले सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट की बारी आएगी बाद में। पहले आपको चेक करना होगा कि लोगों को ये प्रॉब्लम महसूस होती है या नहीं, और क्या वो इसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार है या नहीं। तो आपको एक्टिवली सर्वे और इंटरव्यूज़ भी रन करने पड़ेंगे। फिर आपको चेक करना होगा कि कॉम्पिटिटर्स है उस नीश में। वैसे ये गुड साइन है, काफ़ी लोग कॉम्पिटिटर्स देख के एंशियस हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन मतलब प्रूवन डिमांड है, मतलब लोग पहले से पैसे स्पेंड कर रहे हैं इस कैटेगरी में और उसे बिल्ड करने में। स्टेप नंबर 3, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, MVP लॉन्च करो, सिर्फ इतना कि मार्केट में डिमांड टेस्ट हो सके। फुल बैक एंड और टीम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है पहले। MVP क्या होता है? ट्रायल बैच, हैंडमेड, एक्सेट्रा। इसके बाद आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाती है और आपको अपने नंबर्स पॉजिटिव लगते हैं, आउटलुक अच्छा मिलता है, तब इन्वेस्ट करो इसमें और इसको बिल्ड करो। मैंने गलती की थी, राइट मार्केट ढूंढना ये पहला काम है। तुम मत करना वो गलती जो मैंने की है। तो आप नया नीश ढूंढने की जगह प्रूवन नीश में बेटर ऑफर लेकर आओ, तो यहाँ से अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये है रियल गेम। लेसन नंबर 2, पहले फ्री दो, फ्लो बनाओ, फिर पैसा आता है। ये सुन के बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें फ्री वर्ड आता है ना। हाँ, और हम इंडियंस का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हम फ्री को वीकनेस समझते हैं। फ्री मतलब मेरी वैल्यू ही नहीं है, फ्री मतलब मैं डेस्परेट हूँ, फ्री मतलब लोग सीरियस नहीं लेंगे। ऐसे मैं भी यही सोचता था, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। फिर एक टाइम आया मेरे करियर में जब मुझे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, एक नई वर्टिकल में, बट कस्टमर से पैसा मांगना एक वर्टिकल में, वो भी ट्रस्ट जहाँ पे कम है, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले कुछ क्लाइंट्स बिल्कुल फ्री में ले लेते हैं। एक्सचेंज में सिर्फ 3 चीज़ें हमने उनको बोली, एक ऑनेस्ट फीडबैक दे देना, 1-2 टेस्टिमोनियल दे देना, और 3 अगर काम अच्छा लगे तो मुझे फिर एक रेफरल कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली में। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो थी हमारा प्रोडक्ट बहुत लो क्वालिटी का था, और ये था रियल फीडबैक। शायद ऐसा फीडबैक पेइंग क्लाइंट्स कभी नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है यार उनका तो पैसा ही वेस्ट हो गया, और उनके चांसेस सोशल मीडिया में एंगर दिखाने के ज़्यादा होते हैं। इसलिए फ्री क्लाइंट्स बोल्डली बता देते हैं कि क्या गलती है आपके प्रोडक्ट में। उसमें रियल केसेस भी समझ आए, कहाँ मेरी सर्विस एक्चुअली काम करती है, कहाँ नहीं, और किस पे कस्टमर ज़्यादा लाइकली है खरीदने के लिए। तो उस पर्टिकुलर सर्विस में हमें समझ आया कि ये सर्विस जो है ना, वो Tier 2, 3 Tier 3 स्टेट्स हैं
जो लोग ट्रैवल करते हैं बड़े हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस में, टियर 1 सिटीज़ में ट्रीटमेंट कराने के लिए, उन्हीं के लिए परफेक्ट। और आप मानोगे नहीं, उन कस्टमर ने खुद कहा और हमें फ्री में और सर्विस नहीं चाहिए, आप हमसे पैसे चार्ज करो क्योंकि हमें आपकी सर्विस पे भरोसा है। और वो फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स थे, उन्हीं ने मेरी नेक्स्ट पेइंग क्लाइंट्स भी लाए अपने रेफरल से। तो टफ बात पता है क्या है, मैं पहले पैसा लूँगा और फिर प्रूव करूँगा कि मेरी सर्विस अच्छी है। तो जब तुम शुरू में फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हो ना, तुम्हारे पास एक लर्निंग विंडो होती है, गलतियाँ करने का रूम होता है बिना रेपुटेशन डैमेज करे। जब तुम पहले ही पैसा ले लेते हो और डिलीवर नहीं कर पाते तो रेपुटेशन सीधा फ्लोर पे आ जाता है। और ऑनलाइन रेपुटेशन रिकवर करना तो आजकल आपको पता है कितना मुश्किल है। तब आता है 20% रूल। फ्री का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फ्री ही बेचना है आपको, एक फॉर्मूला है, मैं इसे 20% रूल कहता हूँ। पहले 5 से 10 क्लाइंट्स फ्री या हैवी डिस्काउंट पर लो, इनका एक काम है डेटा और फीडबैक देना। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्लाइंट्स हो गए ना, अब थोड़ा चार्ज करो, 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो भी रीजनेबल लगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्लाइंट्स उसे 20% ज़्यादा प्राइस ऑफर करो, ठीक है। उसके अगले 5 भी 20% ज़्यादा। तो हर स्टेप में आपको 20% प्राइस बढ़ाना है। ये तब तक कंटिन्यू करो जब तक कन्वर्जन रेट और प्राइस एक ऐसे पॉइंट ना पकड़ ले जहाँ आपको लगे कि चलो बैलेंस हो गया, इसके बाद मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो शायद मेरी सेल्स गिर जाएगी। तो एक बैलेंस ढूंढना आपको, वो वही तुम्हारा रियल मार्केट प्राइस है। कट फीलिंग से नहीं, डेटा से चेक करेंगे, इंक्रीमेंटल स्टेप के साथ। और एक्सचेंज में एक ऑनेस्ट फीडबैक भी ले लो। सेकंड, एक पब्लिक टेस्टिमोनियल भी ले लो, रिटर्न हो, वीडियो हो, लिंक्डइन पे हो, कहीं भी बस ले लो। और 3 रेफरल भी मांग लो अगर आपका काम जेन्युइनली एक अच्छा था। 4 फ्यूचर पेड एंगेजमेंट्स में आप उनको पहले प्रायोरिटी दे सकते हो इन फ्री क्लाइंट्स को। तो ये फॉर्मूला नए बिजनेस के लिए है, नए प्रोडक्ट्स के लिए है, नई सर्विस के लिए है। जब भी कुछ नया लॉन्च करो ना, तो इस प्रोसेस को जरूर रिपीट करना। फ्लो पहले आएगा, पैसा बाद में, और यही करेक्ट ऑर्डर है। लेसन नंबर 3, मोर इज ग्रेटर देन बेटर इज ग्रेटर देन न्यू। तो वॉल्यूम ऑलवेज निगेट्स लक। इसका क्या मतलब होता है? ये थोड़ा पेनफुल भी है क्योंकि ये मेरी एक बड़ी एम्बैरेसिंग गलती को भी एक्सपोज करता है। मेरे करियर में एक स्पेसिफिक फेज था जब मैं क्वालिटी के चक्कर में जेन्युइनली पैरालाइज्ड हो गया था। हर डिसीजन के लिए सोचता रहता था, यार ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूव करता हूँ, फिर अगले हफ्ते और सोचूंगा इसमें, हाँ ये एंगल बेटर हो सकता था, थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर अगले हफ्ते थोड़ा और सोचता रहता था। 1 महीना गुजर जाता था यार इस चक्कर में, आउटपुट एकदम ज़ीरो। एक कैंपेन लॉन्च किया मैंने पूरे 1 महीने में और कुछ भी नहीं, और बस यही जस्टिफाई करता रहता था कि क्वालिटी के नाम पे 1 महीना जायज़ है। फिर एक दिन मैंने अपना एनालिटिक्स खोला, 2 पीरियड्स कंपेयर किए। एक पीरियड जब मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा था, मेरा स्लो आउटपुट था, केयरफुल एडिटिंग भी करी, ओवर थिंकिंग करी। और एक पीरियड जब मैंने वॉल्यूम पे फोकस किया, ज़्यादा कंटेंट बनाया, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे और लेस ओवर थिंकिंग। ग्रोथ रेट मेरे वॉल्यूम पीरियड में रफली 3x ज़्यादा था। डेटा सब कुछ साफ कर देता है। और उस दिन मैंने एक लाइन फॉलो करता हूँ उस दिन से मैं, कि वॉल्यूम निगेट्स लक। इसका क्या मतलब है? अगर और डीपली आप सोचना चाहो, जब तुम ज़्यादा कंटेंट बनाते हो ना, ज़्यादा ऑफर्स लाते हो, ज़्यादा आउटरीच करते हो, तो लक का रोल नेचुरली कम हो जाता है। तुम खुद अपना लक क्रिएट करते हो। एक वीडियो फ्लॉप होगी, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते 3 और डालेंगे। एक पिच सक्सेसफुली हुई, कोई बात नहीं, अब 10 पिच करेंगे। वॉल्यूम के बिना तुम एक ही वीडियो के फ्लॉप होने से ना पूरे डेवस्टेट हो जाओगे। वॉल्यूम के साथ हर वीडियो एक डेटा पॉइंट बन जाती है। ऑर्डर फ्रेमवर्क है, इसको आप हमेशा दिमाग में रख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क भी है। इससे हमें पता चलता है कि क्या ऑर्डर मैटर करता है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर में आता है फ्रेमवर्क में, वो है मोर। वॉल्यूम ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा ट्राई करो। इस फेज में डेटा आता रहेगा, रियल लर्निंग होगी, क्लासरूम में नहीं, ग्राउंड पर। एल्गोरिदम आप समझ पाओगे, ऑडियंस समझ पाओगे। दूसरा क्या है? बेटर। जब तुम्हारे पास सफिशिएंट डेटा हो जाए तब ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करो। कौन सा हुक काम करता है, कौन सा फॉर्मेट में ज़्यादा रिटेंशन आता है, कौन सा कॉल टू एक्शन कन्वर्ट करता है। गट फीलिंग से नहीं करना, ये डेटा से डिसाइड होएगा, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है तो क्या डिसाइड करोगे। और स्टेप नंबर 3, न्यू। नया प्लेटफॉर्म ट्राई करो। अब आपने मोर भी कर लिया, बेटर भी कर लिया, अब आप जाओगे न्यू पर। नया प्लेटफॉर्म ट्राई करो, स्केलिंग का टाइम है, नई स्ट्रैटेजी बनाओ, नया फॉर्मेट बनाओ। ये सिर्फ तब एक्सप्लोर करना है जब मोर और बेटर फुली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि न्यू की जो होती है वो कॉस्ट गारंटीड है, पर जो रिजल्ट है ना, सक्सेस, वो गारंटीड नहीं है। टाइम, एनर्जी, मनी पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, कॉस्ट गारंटीड है न्यू पे। तो मैंने एक बार एक नया प्लेटफॉर्म ट्राई किया था ईबे इंटरनेशनल सेल्स के लिए, तो पूरी एनर्जी शिफ्ट कर दी थी वहाँ मैंने। और पुराना चैनल था मेरा जो फ्लिपकार्ट इंडिया का, वो पूरी तरह निगलेक्ट हो गया। तो 6 महीने बाद जब मैं वापस आया ना, तो पुराना जो पूरा मेरा मोमेंटम था पूरा खत्म हो चुका था। लिस्टिंग नीचे आ गई थी मेरी। वो 6 महीने मुझे रफली 8 से 10 महीने पीछे ले गए थे। तब मुझे समझ आया कि यार मोर और बेटर दोनों अच्छे से सेटल हो जाए और वो ऑटोमेट हो जाए, तभी न्यू पे जाना चाहिए। तो एक और एनेक्डोट है, 50 लाख तो 50,000 वर्सेस 10 लाख। तो ये पेड एड्स का रूल है। अगर मैं सपोज 50,000 पर मंथ की एड चला रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मार्केट सैचुरेट हो गई है, तो सीधा साधा आपको अपने आप से ये पूछना है कि इस नीश में कॉम्पिटिटर्स टोटल मिला के कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर आंसर आता है 10 लाख पर मंथ है, तो मेरा 50,000 स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। मैं सैचुरेट फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केट में एंट्री के सारे रास्ते एक्सप्लोर नहीं करे। तो वॉल्यूम हमेशा फर्स्ट, ऑलवेज, इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। लेसन नंबर 4,
हुक इज़ एवरीथिंग। तो पहले 5 सेकंड में गेम ऑन है या फिर आप लूज़ कर गए हो। तो ये मेरी लाइफ का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लेसन भी है, क्योंकि इसकी कीमत 3 महीने थे मेरे लाइफ के। बेस्ट रिसर्च जो मैं कर सकता था, बेस्ट एड्स जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एजेंसी, सब कुछ कर लिया था। एड कैंपेन्स लॉन्च किए, बड़े एक्साइटमेंट में पूरे दिन डैशबोर्ड भी देखता रहता था। पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, ना व्यूज़ आए, ना इंगेजमेंट आई, ना सेल्स आई, बस सन्नाटा ही मिला मेरे को पूरे दिन। तो मैं काफ़ी डिप्रेस भी हो गया था। सोचा शायद कैंपेन का जो बिग आइडिया है वो गलत है, शायद कंटेंट क्वालिटी वीक है, शायद टाइमिंग भी ऑफ है। सारे एक्सक्यूजेस भी दे दिए खुद को। फिर डेस्परेशन में एक चीज़ ट्राई करी, मैंने एजेंसी से मिलकर सिर्फ पहले के 15 से 20 सेकंड वापस से रिकॉर्ड किए। हुक बदल दिया पूरा, ओपनिंग सेंटेंस बदले, बाकी सब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखा, वर्ड फॉर वर्ड सेम, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं किया। एडिट फॉर एडिट सेम, सेम कंटेंट, नया हुक। फिर कुछ इम्पॉसिबल होने लगा, ऐड के सेल्स पिकअप करने लगे, कॉल्स आने लगे, कमेंट्स आने लगे, लोग कैट टैग करने लगे मुझे, और एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए चेंज कर दी मेरी। तो बोर्डम इज़ योर रियल कॉम्पिटिशन। और आज 12 साल बाद जब मैं पूरी सर्टेनिटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि पहली सेल अटेंशन की होती है और सेकंड प्रोडक्ट की। तो पहले आपको अटेंशन गैदर करनी है लोगों की। तो तुम सोचते होगे ना कि तुम्हारा कंपटीशन नेटफ्लिक्स से है, बड़ी ब्रांड से है, इंस्टाग्राम रील से है, या कोई दूसरी स्टार्टअप से है। तुम्हारा असली कंपटीशन है लोगों के बोर्डम से, लोगों के अंदर जो नेचुरल इम्पल्स है चैनल चेंज करने की, स्क्रॉल करने की, स्किप करने की, अगली चीज़ पे जाने की। अगर तुम्हारा हुक बोरिंग है ना, तो पहले 5 सेकंड्स में उनका थंब मूव हो जाएगा, गेम ओवर, स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ खत्म। 3 महीने की मेहनत 5 सेकंड्स में हवा। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो हर एक कंटेंट पीस के लिए, हर एक ऐड के लिए पहले मैं 10 से 15 हुक्स लिखता हूँ, सेम टॉपिक, अलग अलग ओपनिंग्स। इनमें से 7 से 8 कुछ प्रूवन फॉर्मेट्स होते हैं जो मैंने पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ और जो काम कर चुके हैं, जो हिस्टोरिकली अच्छे भी परफॉर्म कर चुके हैं। और 2 से 3 कंप्लीटली नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अलग एंगल्स, अलग अप्रोच, कभी कभी थोड़े वियर्ड भी होते हैं। फिर उन्हें रन करता हूँ, बजट स्पेंड करते हैं उसमें, और जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, वो फॉर्मेट में डेफिनेटली दोबारा यूज़ करता हूँ एक डिफरेंट टॉपिक में। तो चेकलिस्ट क्या है इस वायरल हुक के लिए? रूल नंबर 1, पहले 5 सेकंड्स में कुछ नया होना चाहिए। शॉकिंग फैक्ट होगा, या कोई बोल्ड क्लेम होगा, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होगा, कुछ भी जो आपके अंगूठे को रोक सके। रूल नंबर 2, पिच छोटा रखो, पहले 15 सेकंड्स में ही प्रॉमिस क्लियर कर देना, कोई लेंदी बिल्डअप नहीं चाहिए, डायरेक्ट। रूल नंबर 3, पैटर्न इंटरप्ट हर 10 से 30 सेकंड में डालो, जूम करो, साउंड इफेक्ट डालो, स्क्रीन पे टेक्स्ट डाल दो, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, कुछ भी, बस मोनोटनी टूटनी चाहिए। रूल नंबर 4, कंट्रोवर्सी से मत डरो, अगर कोई एंगल ऑनेस्ट है तो कंट्रोवर्शियल हुक फास्टेस्ट अटेंशन गेटर है, तो बी बोल्ड। रूल नंबर 5, रिपीट में टेस्ट करो, अगर कोई एक हुक एक बार में काम करता है उस फॉर्मेट को दोबारा यूज़ करो नए टॉपिक पर। इससे आप नई ग्रोथ और रिटर्न्स को कंपाउंड कर सकते हो। लेसन नंबर 5, LTV वर्सेस कैक, द ओनली मैथ दैट मैटर्स। एक बात बताओ, स्टारबक्स एक कॉफ़ी के लिए 400 से 500 रुपये तो लेते ही है, सब जानते हैं कॉस्टली है, काफ़ी लोगों को लगता है ओवर प्राइस भी है, फिर भी भीड़ रहती है ना वहाँ पे। हर मॉल में, हर एयरपोर्ट पर, हर सिटी में लोग सोचते हैं स्टारबक्स की ब्रांड है इसलिए चल जाता है, उनका एस्थेटिक्स है, एक्सपीरियंस है। ये पार्शली सच भी है लेकिन पूरा सच नहीं है। स्टारबक्स के पास एक नंबर है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, उनका एवरेज लॉयल कस्टमर। अपनी लाइफ में स्टारबक्स को रफली $14,000, जो आज के रेट पे अराउंड 11 से 12 लाख होता है। तो अगर स्टारबक्स का एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए अगर उन्हें 50,000 रुपये लगते हैं या 1 लाख भी स्पेंड करते हो, फिर भी वो 10x ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। समझे? ये ओवर प्राइस्ड कॉफ़ी का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ टाइम मैथ का खेल है। यही है LTV वर्सेस कैक, लाइफ टाइम वैल्यू वर्सेस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर आप LTV को डिवाइड करो कैक से तो आपका रियल ROI है। मतलब अगर सपोज आपको किसी को कस्टमर को एक्वायर करने में 10,000 रुपये लगे और उसको आपने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा इंस्टेंटली और उसका ROI 1 आया, बट अगर उसी कस्टमर से सपोज अगले 10 साल में आपने 1 लाख का टोटल बिजनेस किया, तो अब आप उसको डिवाइड करोगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहाँ पे 10 का ROAS आएगा। तो इमीडिएट ROI निकालने की बजाय लाइफ टाइम ROI निकालना है आपको। तो मेरे करियर में जब तक मैंने मैथ नहीं सीखा था ना, तो मैं मार्केटिंग बजट को हमेशा एक्सपेंस की तरह देखता था। 10,000 के एड्स पर स्पेंड कर दिए मैंने पैसे, तो मुझे लगता था चलो पैसा गया, यही माइंडसेट था मेरा। और जब मैंने LTV सीरियसली कैलकुलेट करना शुरू किया, मार्केटिंग एक्सपेंस से इन्वेस्टमेंट बन गई, क्योंकि अब मैं जानता था कि एक कस्टमर एक्वायर करने की एक्चुअल वैल्यू क्या है, सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन नहीं, पूरा लाइफ टाइम रिलेशनशिप। तो लेसन यही है, 80% एनर्जी लगाओ LTV बढ़ाने में, 20% लगाओ कैक घटाने। और ये रेशियो क्यों? क्योंकि जो बिजनेस अपने कस्टमर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू निकाल सकता है ना, वही कस्टमर से ज़्यादा बिड कर सकता है उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। और जो ज़्यादा बिड करेगा वही अटेंशन विन करेगा सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पर, और जो अटेंशन कॉन्सिस्टेंटली विन करेगा वही मार्केटिंग में डोमिनेट करेगा। ये सिंपल चेन है। तो 2 बिजनेसेस कंपीटिंग फॉर सेम कस्टमर्स अटेंशन। तो इंडिया में ये आप एक्चुअली डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सपोज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है नंबर 1, स्टूडेंट सिर्फ एक बार में 15,000 का कोर्स लेता है, उसके बाद रिलेशनशिप खत्म। और कोचिंग इंस्टीट्यूट है नंबर 2,
स्टूडेंट 3 साल की जर्नी में 2 लाख इन्वेस्ट करता है स्टेप बाय स्टेप, कोर्स बाय कोर्स। तो बताओ कौन एड्स पे कॉन्फिडेंटली ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है? बी, है ना? तो एक मासिव मार्जिन से, वो भी। तो अपना LTV कैलकुलेटर निकालो, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से रियलिस्टिकली टोटल कितना रेवेन्यू आ सकता है पूरे लाइफ टाइम रिलेशनशिप में। अगर आपको जवाब नहीं पता है इस बारे में, तो ये आपका पहला होमवर्क होगा इस वीडियो के बाद और मुझे सब्सक्राइब करने के बाद। और इसके साथ आता है स्केलिंग का एक सिंपल फ्रेमवर्क जो मैं पर्सनली फॉलो किया है मोस्टली। इसको क्लीन पिरामिड रेवेन्यू टियर्स भी बोलते हैं। तो 0 से 1 करोड़ तक सिर्फ एक प्रोडक्ट रखो, सिर्फ एक क्लियर कस्टमर अवतार बनाओ और सिर्फ एक चैनल रखो, 1:1:1। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक सेम कॉम्बिनेशन, लेकिन एग्जीक्यूशन बेटर करना होगा यहाँ पे। अभी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए आपको। 10 करोड़ के बाद एक अवतार, एक चैनल, 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, 1:1:2। और 100 करोड़ के बाद 2 चैनल्स, एक अवतार और 2 प्रोडक्ट्स, 2:1:2। तो एक प्रोडक्ट, एक अवतार, एक चैनल। मैंने एक टाइम पे साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग ऑफरिंग्स रन करी थी। तीनों ही एवरेज थी क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो गई थी, किसी एक पर लेज़र फोकस नहीं था। पर जब सिर्फ एक पे फोकस किया, वही डोमिनेट करने लगा। डाइवर्सिफिकेशन बाद में, फोकस पहले हमेशा। तो लेसन नंबर 6, डायरेक्ट रिस्पॉन्स पहले, ब्रांड बाद में और गॉड फादर ऑफर। और ये लेसन बहुत लोगों को जनरली अनकंफर्टेबल भी कर सकता है, स्पेशली जिन लोगों ने ब्रांड बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। मेरे करीब में एक फेज था जब मैंने पूरे 6 महीने एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में लगा दिए थे। लोगो डिज़ाइन किया, उसको रिवाइज किया 3 बार, कलर पैलेट भी डिसाइड किया, कि बहुत थॉट के बाद टाइपोग्राफी भी चूज़ करी, ब्रांड वॉइस को डॉक्यूमेंट भी किया, ब्रांड गाइडलाइंस की PDF भी बनाई, सब कुछ प्रोफेशनली। और उन 6 महीनों में 0 क्लाइंट्स, 0 सेल्स, 0 रुपीज़ रेवेन्यू, क्योंकि ब्रांड बन रहा था मेरे माइंड में विदाउट कस्टमर्स। और सिंपल सच ये है कि पहले कस्टमर आते हैं फिर ब्रांड आती है, नॉट द अदर वे अराउंड। ब्रांड कस्टमर से बनती है, कस्टमर ब्रांड से नहीं आते। और जब मैंने समझा, मैंने अप्रोच को कम्प्लीटली बदल दिया अपनी, लोगों को बंद किया, ब्रांड गाइडलाइंस को डिलीट कर दिया, सीधा आउटरीच शुरू किया। कोल्ड DMs, डायरेक्ट कन्वर्सेशंस, फ़ोन कॉल्स, पहले कस्टमर मिले, उनका ऑनेस्ट फीडबैक लिया, रिजल्ट्स आए मेरे, और फिर उन्हीं कस्टमर ने मेरी ब्रांड बनाई, अपने टेस्टिमोनियल से, अपने रेफरल से, अपने वर्ड ऑफ माउथ से। लोगों ने उनसे मेरे बारे में सुना और वो लोग मेरे पास आए ऑलरेडी एक ट्रस्ट के साथ। ब्रांड बनाने का राइट पहले अर्न करो, डायरेक्ट रिजल्ट से, लोगो और कलर्स बाद में आएंगे। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेटर। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? तो स्टेप नंबर 1, कोल्ड DMs, पर्सनल, लोकल, स्पेसिफिक। जेनरिक हाई आई कैन हेल्प यू वाला नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू प्रपोजिशन होनी चाहिए। मैं आपकी लोन EMIs की वैल्यू कम करवा सकता हूँ इन 2 आवर्स। स्टेप नंबर 2, डायरेक्ट कन्वर्सेशंस, फोन कॉल्स, फेस टू फेस, बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट। स्टेप नंबर 3, ऑर्गेनिक कंटेंट। यहाँ हुक्स टेस्ट करो, टॉपिक्स टेस्ट करो, देखो क्या रेजोनेट करता है ऑडियंस के साथ। स्टेप नंबर 4, जो हुक्स और टॉपिक्स ऑर्गेनिकली विन करते हैं ना, उन्हें पेड में भी फीड कर सकते हो। प्रूवन फॉर्मूला पे पैसे लगाओ, अनप्रूवन पे नहीं। स्टेप नंबर 5, पेड एड से स्केल करो और आपकी ब्रांड बनेगी रिजल्ट्स की वजह से, नॉट ग्राफिक्स की वजह से। और अब द गॉड फादर ऑफर दैट यू कांट रिफ्यूज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिस्क को रिवर्स करो, कस्टमर का बर्डन खुद अपने ऊपर लो। मेरी एक अर्ली डील में मुझे जनरली नहीं पता था कि मेरा कस्टमर येस बोलेगा या नहीं, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं। तो मैंने उसे कुछ अलग पिच किया, देखिए मैं पहले काम करूंगा 30 दिन, अगर रिजल्ट्स आए तभी पैसे देना, अगर नहीं आए तो आपका 1 रुपया भी नहीं लूँगा। क्लाइंट ने 1 सेकंड में मुझे हाँ बोल दिया, सोचा भी नहीं, और उसकी हाँ आ गई इमीडिएटली, क्योंकि उसका जो रिस्क था ना वो मैंने 0 कर दिया था, पूरा रिस्क मैंने अपने ऊपर ले लिया था। तो इसको बैलेंस स्केल करो, रिस्क को विजुअली शिफ्ट कर दो कस्टमर से अपने ऊपर। तो जब कस्टमर का परसीव्ड रिस्क 0 हो जाता है ना, तो यस कहना उसका ऑब्वियस डिसीजन बन जाता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। और आप सोचो अपने बिजनेस में क्या गारंटी दे सकते हो आप, कौन सा रिस्क तुम कस्टमर की जगह खुद उठा सकते हो। रिजल्ट गारंटी कर सकते हो, टाइम गारंटी कर सकते हो, मनी बैक गारंटी कर सकते हो, फ्री ट्रायल बोल सकते हो। और उसी में तुम्हारा गॉड फादर ऑफर छुपा है। फाइंड इट, यूज इट, वॉच हाउ मैनी यस तुम्हें मिलने लग जाएंगे। लेसन नंबर 7, सच बोलो, डेटा दिखाओ, प्लस वैल्यू इक्वेशन। तो फैक्ट्स फर्स्ट, सबसे पहले अंडररेटेड लेसन है और शायद पर्सनली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी। 12 साल में मैंने जो एक चीज़ कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व की है ना, सबसे पहले पावरफुल मार्केटिंग जो होती है वो होती है सच बोलना, सीधा, बिना एम्बेलिशमेंट के, डेटा के साथ। मेरे अपने करियर में शुरुआत में काफ़ी वेग क्लेम्स किए थे, मैं बेस्ट रिजल्ट्स देता हूँ, मेरा अप्रोच इंडस्ट्री में डिफरेंट है, गारंटीड सक्सेस, प्रूवन मेथड, ये सब वर्ड्स हैं, जेनरिक वर्ड्स। कोई नहीं सुनेगा इनको, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है, हर कोई बेस्ट है, हर कोई यूनिक है। फिर मैंने अपने एक्चुअल नंबर्स ट्रैक करना शुरू किए, रियल डेटा, रियल कस्टमर आउटकम्स, रियल टाइमलाइंस, और फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज़ किया। मैंने इसे खुद डेवलप नहीं किया, ये वो लॉजिकल है, सेम फॉर्मूला है जो कंसिस्टेंटली काम करता है। X% लोगों ने, प्लस उनकी आइडेंटिटी क्या है, प्लस एग्जैक्ट आउटकम क्या था, कितने टाइम में आया आउटकम, प्लस स्पेसिफिक कंडीशंस क्या थे। तो एग्जांपल जैसे सपोज आप जेनरिक वर्ड में बोलना चाहते हो, मैं बेस्ट रिजल्ट्स देता हूँ, ये वेग है, अनबिलीवेबल है। और अब नए फॉर्मूले के साथ
मेरे लास्ट 20 क्लाइंट्स में से 16 ने पहले 90 दिन में कम से कम 3 क्वालिफाइड लीड जनरेट करी, पेड एड्स के बिना, सिर्फ ऑर्गेनिक आउटरीच से। तो यह स्पेसिफिक, वेरीफाइबल एंड बिलीवेबल, और इसमें नंबर्स भी हैं, डेटाज भी हैं, पूरा बिलीवेबल है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब डेटा ट्रैक होता है। जो बिजनेसेस अपने रियल नंबर जानते हैं ना, वो बोल्डली मार्केट कर सकता है। जो नहीं जानते वो वेग स्टेटमेंट्स ही बोलेंगे हमेशा। वेग पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो उनको। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट या कस्टमर्स के रिजल्ट ट्रैक करो। कितने % लोगों को सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिला, कितने टाइम में मिला, कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस में मिला, ये सब नंबर्स कलेक्ट करो। ये तुम्हारा मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग एसेट बन सकता है। और इसके साथ एक इक्वेशन है जो मैं हर नए ऑफर बनाते हुए यूज़ करता हूँ। ये मैंने एलेक्स हॉर्मोजी से सीखी थी। वैल्यू इज इक्वल टू ड्रीम आउटकम इनटू परसीव्ड लाइक्लीहुड डिवाइडेड बाय टाइम डिले इनटू एफर्ट। और ये चारों वेरिएबल्स क्या हैं, एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है ड्रीम आउटकम। ये कस्टमर का अल्टीमेट गोल है, जो वो एक्चुअली चाहते हैं, नॉट जस्ट जो तुम्हारा प्रोडक्ट डिलीवर करता है। उनका ड्रीम क्या है, उनकी अपनी लैंग्वेज में बोलो। जब लोग अपना ख्वाब तुम्हारी ज़बान से सुनेंगे ना, तो कनेक्शन उनका इंस्टेंट बन जाएगा। दूसरा, परसीव्ड लाइक्लीहुड, क्या ये एक्चुअली काम करेगा? ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है हर कस्टमर के दिमाग में। केस स्टडीज़ बताओ उनको, रियल टेस्टिमोनियल्स बताओ, डेटा नंबर्स दो, ये चीज़ें इस लाइक्लीहुड को बढ़ाएगा। तीसरा, टाइम डिले। रिजल्ट जितना जल्दी मिले उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। रिजल्ट इन 90 डेज और रिजल्ट 6 मंथ्स में रिजल्ट से ज़्यादा वैल्यूबल लगता है। स्पीड इज इक्वल टू प्रीमियम। चौथा, एफर्ट। कस्टमर को जितनी कम मेहनत करनी पड़े, वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। डन फॉर यू, डू इट योर सेल्फ से ज़्यादा वैल्यूबल लगता है। सिंप्लिसिटी इज इक्वल टू प्रीमियम। तो ये 4 वेरिएबल्स ऑप्टिमाइज करो, तुम्हारा ऑफर खुद सेल करना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी 12 साल की पूरी जर्नी की एक समरी है, जिसको मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ। इतना इंटेंस डिजायर क्रिएट करो कस्टमर्स में कि सेल्स करने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, कुछ ब्रांड्स और क्रिएटर्स हैं जिनके नए प्रोडक्ट्स का वेट रहता है हर किसी को। क्यों लगती है लॉन्च से पहले, प्री ऑर्डर सोल्ड आउट हो जाते हैं, लोग खुद शेयर करने लगते हैं बिना प्रमोट किए। वो ब्रांड उस मूवमेंट में मार्केटिंग नहीं कर रही होती, वो पहले से इतना डिज़ायर बिल्ड कर चुकी है कि मार्केट खुद चल के उनके पास आती है। तो यह है मार्केटिंग का पीक फॉर्म। और ये एक रात में नहीं होता, 12 साल में यही चीज़ें मुझे बार बार अलग अलग वेज में प्रूव होती रही है। वैसे मैं चाहता था ये लेसन मुझे 12 साल पहले किसी ने दे दिए होते। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी बच जाती, बहुत सारा पैसा भी बच जाता, और मेरी बहुत सारी नींदें भी बच जाती। इसलिए आज तुम्हारे साथ ही शेयर किया है मैंने, बिना कुछ छुपाए। अब तुम्हारा काम है सिर्फ एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करो आज ही। अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ को देखो, बिजनेस, कंटेंट, सर्विस, प्रोडक्ट जो भी है, और पूछो खुद से इन 7 लेसन में से मैं आज से कौन सा एक लेसन अप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ एक से शुरुआत करो। अगर ये 30 मिनट तुम्हें जनरली कुछ अच्छा लगा हो, आपके काम आए हो, तो एक छोटा सा काम है आपके लिए, लाइक बटन पे ज़रूर दबा देना आप। और सिर्फ एक क्लिक है बस। और अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जो बिजनेस या मार्केटिंग में जनरली स्टक फील कर रहा है, तो उससे आप शेयर कर सकते हो वीडियो। शायद ये वीडियो उसके लिए टर्निंग पॉइंट हो। तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ लेके आने वाला हूँ जो आपको बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपकी सोच भी बदल सकती है। थैंक यू, मिलते हैं। मैं हूँ प्रिंस जनानी। बाय बाय।